हाय एवरीवन। एक जो अच्छी कंपनी होती है ना, उसमें तीन चीजें होती हैं। आप मोटा मोटा मान के चल लो। पहला होता है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, और तीसरा होता है मैनेजमेंट ने जो पिछले कॉन कॉल्स में कहा है वो पूरा करता है और गाइडेंस भी अच्छा देता है। अभी मैंने ग्लैंड फार्मा का स्टॉक एनालाइज किया और मुझे ये तीनों चीजें ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो चलो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल देखते हैं। चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लैंड फार्मा का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी मैं मार्कर लूंगा और आपको बताता हूं। देखो, इस कंपनी का जो आईपीओ है ना, वो आया था नवंबर 2020 में, और नवंबर 2020 में आईपीओ आने के 8 से 9 महीने के अंदर इस कंपनी ने 150% का अप्रॉक्स रिटर्न दिया, जो इसका ऑल टाइम हाई है, विच इज क्लोज टू दिस एरिया। ठीक है, वो दिखाई दे रहा होगा 4300। उसके बाद से क्या होता है, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये स्टॉक लोअर ट्रेंड में है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद से आप देखो यहां पे ये कैंडल कौन सी है, ये अगस्त 2023 का मंथली कैंडल है। यहां पे एक ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट को करते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। यहां पे स्ट्रक्चर, जो पहले स्ट्रक्चर लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहे थे मंथली चार्ट पे, वो स्ट्रक्चर अब बनने लगता है हायर हाई पर। ठीक है, मैंने मंथली चार्ट पे आपको ये दिखाया सिर्फ बड़ा ट्रेंड बताने के लिए। अभी हम जो एनालिसिस है ना, वो मोस्टली करेंगे वीकली चार्ट पे, क्योंकि रीजन यह है क्योंकि अगर आप इस महीने का कैंडल देखो, मंथली कैंडल मे का, तो यहां पे एक ब्रेकआउट हो गया है। राइट, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहां पे क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, बट मई महीने का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, ये ऑनगोइंग कैंडल है। और डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो तब तक हम एनालिसिस नहीं कर सकते। यही रीजन है कि सिर्फ मैंने आपको बड़ा ट्रेंड दिखाने के लिए, कैसे आईपीओ आई, फिर आईपीओ के बाद स्टॉक 150% बढ़ता है, फिर 2 साल के अंदर टॉप से 80% फॉल होता है, और फिर एक रिवर्सल आता है, इसलिए मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया। अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट चलेंगे वीकली चार्ट्स पे। ठीक है, अभी आप वीकली चार्ट्स देखो। ठीक है, वीकली चार्ट्स पे मैं आपको बताता हूं। देखो, सेम का सेम रहेगा। देखो, स्टॉक कंटिन्यूअस इस पॉइंट तक, अगस्त 2023 तक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे डाउन ट्रेंड में था, क्योंकि यहां पे बन रहे थे लोअर हाइस। ठीक है, हर एक हाई जो है अपने इमीडिएट हाइट से नीचे है, और लोअर लोस, मतलब हर एक लो जो बना है वो अपने प्रीवियस लो से नीचे है, विच इज, अब ये क्या बनता है, ये बनता है लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन, जो डाउ थ्योरी के हिसाब से दिखाता है कि ट्रेंड निगेटिव है, पहली बात। उसके बाद देखो ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद फिर यहां से आप देखो तो यहां एक साइडवेज में जाता है मार्केट, और उसके बाद से फिर ये लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता है। ठीक है, फिर आप इस पॉइंट से देखो, फिर यहां पे एक वीकली ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट का हाई यहां गया है, और फिर ये वीकली चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, और फिर ये हायर हाई बनाते हैं। मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी एक ट्रेंड लाइन लूंगा, और ट्रेंड लाइन से मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट करा, पहले इसे कनेक्ट करा, फिर इसे कनेक्ट करा, और फिर देखो ये भी जो एरिया है, ये भी इसी लाइन के आसपास है। अभी ये लाइंस क्या है, ठीक है ना, 1, 2 और 3, ये लाइंस वो स्विंग लो हैं जहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। इसके पहले तक इन तीनों पॉइंट्स पे जहां पे मैंने मार्क किया है, इसके पहले तक जो ट्रेंड था वो लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहा था, बट इस पॉइंट के बाद ट्रेंड चेंज होता है और हायर हाई और हायर लो बनने शुरू होते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो इंक्लाइन है, अपवर्ड इंक्लाइन है। मतलब क्या, देखो, जब किसी स्टॉक में बिग मनी को एक्युमुलेट करना पड़ता है ना, तो अगर किसी को, ऐसे हम छोटे लोग हैं, हम कितना मैक्सिमम 10, 15, 20, 25 लाख रुपए डाल सकते हैं एक स्टॉक में, बट जो बड़े रहते हैं जिनको 500 करोड़ डालना है, वो कभी एक बार में पैसा नहीं डालेंगे। वो स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, फिर उसमें फ्लैग बनाते हैं। ठीक है, और फिर फ्लैग का ब्रेकआउट कराते रहते हैं। इसमें इसका टिपिकल इंडिकेशन ये होता है कि हर एक बार जो सपोर्ट बनता है, मतलब स्विंग लो बनता है, वो अपने इमीडिएट स्विंग लो से ऊपर रहता है। इट इज ए टिपिकल एक्युमुलेशन पैटर्न। होप आपको यह समझ आ रहा होगा। अब हम फिर लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन से हम ये लाइन मिलाते हैं। देखो, ये मैंने क्यों मिलाया, क्योंकि यहां से ये 2 पॉइंट है। देखो, यहां पे प्राइस जाता है, और यहां से वीकली चार्ट्स पे डाउन ट्रेंड शुरू होता है। ठीक है, फिर एग्जैक्टली प्राइस यहां पे जाता है, और फिर यहां से वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है ना, मतलब लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहा है। मतलब ये जो दोनों पॉइंट था, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक एज रेसिस्टेंस काम कर रहा था। अभी क्या हुआ है कि जो वीकली कैंडल बना है, उस वीकली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन जो रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा चीज क्या कर रहा है, दूसरा उसने यहां पे जो सप्लाई थी, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना,
इसको भी उसने फुलफिल कर लिया। मतलब इसने ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करा है और जो हॉरिजॉन्टल जो सप्लाई होती है, मतलब जिसको हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कहते हैं, उसको भी ब्रेकआउट करा है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। प्लस आप देखो वॉल्यूम, भाई साहब ये जो वॉल्यूम है यहां पे, ये वाली वॉल्यूम, इट इज क्लोज टू 12.55 मिलियन, मतलब 1,20,00,000 शेयर के लगभग है ये, ठीक है ना। अगर आप ये वॉल्यूम देखो तो ये 2 साल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया है इसमें वीकली कैंडल पे। मतलब हम क्या समझे, हमने देखा मंथली चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, फिर वीकली चार्ट्स पे हम जाते हैं और वीकली चार्ट्स पे हम देखते हैं कि जो सपोर्ट एरिया है वीकली चार्ट्स पे वो अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो बीट गया, मतलब जो वीक क्लोज हुआ, वहां पे प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, विथ अ वॉल्यूम जो 2 साल का सबसे हाई है, ठीक है, समझा। अभी मैं बताऊंगा डेली चार्ट पे जाके कि अगर मुझे ट्रेड करना पड़ा, बिकॉज ये कोई बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन तो रहता नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूंगा। तो देखो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ना एक गैप बना है, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर प्राइस गैप के ऊपर है तो वो एज ए सपोर्ट काम करती है। तो यहां पे 2 चीजें हो सकती है। पहला हम क्या एजम्पशन मानते हैं कि पहला ये हो सकता है कि प्राइस एक बार फॉल होके यहां पे है और फिर यहां से ये हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाना शुरू करे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा ये भी हो सकता है कि प्राइस यहां पे नहीं बना है, प्राइस में एक स्टिफ फॉल है और प्राइस स्विंग लो से ऊपर, ठीक है, स्विंग लो से ऊपर जाके पहले लोअर लो एंड लोअर हाई बना के ये फॉल करेगी, फिर ये एक साइडवेज जाएगी, ठीक है, साइडवेज जाएगी और फिर से यहां हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं ग्लैंड फार्मा में ट्रेड लेता हूं तो मेरा ये स्टॉप क्या होगा, स्टॉप होगा 1560 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। मैंने क्या बताया, मैं इसे अभी ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड नहीं करने का कारण क्या है कि प्राइस बहुत ऊपर है और इसमें कोई टारगेट नहीं है। इसका रीजन क्या है ना कि अगर आप जब इसका फाइनेंशियल देखोगे ना और जब अगर आप इसका इनका कॉन कॉल सुनोगे ना तो कंपनी का जो मैनेजमेंट भी है वो भी बहुत बुलिश है और इस कंपनी में रेवेन्यू इज ग्रोइंग विद द रेट ऑफ 15%, 13 to 15%। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना वो है ऑपरेटिंग लेवरेज का, और जिस तरह के इनको ऑर्डर मिलने वाले हैं वो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अभी क्या हो रहा है। उससे मुझे लग रहा है ना कि इट कैन गिव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल रिटर्न इन नेक्स्ट 3 to 4 years। 3 to 4 years इसलिए मैंने बोला ना कि इन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा, एग्जैक्टली आप जाके चेक कर सकते हो पेज नंबर 16 पे, इन्होंने बोला कि हमारा फाइनेंशियल 27 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट है कांस्टेंट करेंसी में वो है 13% का। फिर फाइनेंशियल 28 में इन्होंने रेवेन्यू को बताया 15%, और फाइनेंशियल 29 में ये बोल रहे हैं कि हम इसी ले जाएंगे 20% पे। तो आप समझो, मतलब इस स्टॉक में मैं टारगेट लगा के नहीं चलूंगा, ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मतलब ऑल टाइम हाई कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे डेली चार्ट में बताया कि मैं कैसे एंट्री करेंगे। अब हम फटाफट चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। अभी देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज अ रेवेन्यू, मतलब टॉप लाइन है, ठीक है। तो यहां पे ग्रो हुआ है 14% का, और इबिटा मार्जिन आप देखो, इबिटा मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्यू ऑन क्यू दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। और जो पैट है, पैट में भी आपको ग्रोथ दिखेगा, लाइक क्यू ऑन क्यू इट हैज ग्रोन बाई Q3 FY26 में था 16% और अभी 21% है, और FY25 में जो इनका पैट मार्जिन था वो था 12% और अभी है 16%। ये तो हो गया नंबर्स की बात। अभी हम समझते हैं ऐसा क्या हुआ कि क्यों ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, मतलब कंपनी क्या ऐसा अच्छा कर रही है। तो देखो कंपनी का जो काम है ना वो आपको समझना पड़ेगा। ये जो कंपनी ना 2 तरीके के काम करती है, एक क्या करती है, एक करती है CDM, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पिरामल फार्मा पे। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो एक तरीके का समझो एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब एक ठेका लेता है, आउटसोर्स काम को करता है ये। जैसे समझो एक कंपनी है, उसने कुछ ड्रग फॉर्मुलेशन बनाया, ठीक है, ड्रग का इन्वेंट किया, ड्रग बनाया, वो कंपनी ग्लैंड फार्मा के पास जाती है, वो इनको सब कुछ बताती है कि ये ड्रग है, और ग्लैंड फार्मा उस कंपनी के लिए दवा बनाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मतलब वो जो बड़ी कंपनी है अपना मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम ग्लैंड फार्मा को आउटसोर्स करती है, ठीक है। ये इनका एक मेजर बिजनेस है, और अगर आप बाई शेयर देखो तो दैट इज क्लोज टू 46%। जो CDMO इनका बिजनेस है दैट इज क्लोज टू 46%। जो इनका दूसरा काम है वो होता है इनका जेनेरिक्स का, और जेनेरिक्स में भी क्या, इंजेक्टेबल।
अभी इंजेक्टेबल क्या हुआ, आपने इंजेक्शन का नाम सुना होगा, तो उसी की तरह होते हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, फिर आईवी ड्रिप हो सकता है, और ये दो तरीके का होता है। एक होता है जेनेरिक। जेनेरिक में क्या होता है ना, जेनेरिक मेडिसिन का आपने नाम सुना होगा कि इसमें क्या होता है ना, मान लो कोई कंपनी, एज एन एग्जाम्पल, चलो सन फार्मा एक दवा का इन्वेंट करती है, तो वो पेटेंट रहेगा उसका 3-5 साल का रह सकता है, और एक्सटेंशन भी कराते हैं पेटेंट का। तो जब वो पेटेंट खत्म हो जाता है, तो ये जो कंपनियां होती हैं ग्लैंड फार्मा की तरह, ये उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी इसमें क्या होता है फायदा, कि जो पेटेंट वाली कंपनीज रहती है ना, उनमें प्राइस रहता है मान लो अगर 10,000 रुपए का, तो वो जेनरिक में रहेगा वो 2,000 रुपए का। दैट इज अ बेनिफिट, ठीक है। और दूसरा ये बनाती है ना कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कैंसर रिलेटेड या कोई टर्मिनल डिजीज हो गया, फिर जो इंसुलिन जैसे डायबिटीज रिलेटेड जो रहता है ना, आईवी ट्रिप्स होते हैं, या फिर एनेस्थीसिया रिलेटेड, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर आप इनका कैचमेंट एरिया देखो, तो इनका मेजर चंक आता है यूएस से, उसके बाद है यूरोप, फिर है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और बाद में इंडिया। इंडिया से ऑलमोस्ट 5 to 7% का वॉल्यूम आता है इनका। 50 to 55% ऑफ द वॉल्यूम कम फ्रॉम यूएस, अप्रॉक्स 20% कम फ्रॉम यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया, फिर मिडिल ईस्ट, इससे आता है 15%, 15-20%, और अप टू 10% तक आता है इंडिया से। तो इंडिया इज नॉट अ मेजर मार्केट फॉर देम, ठीक है। अभी इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, तो मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने एक मेडिसिन लॉन्च किया है विच इज नोन एज डैल्वेंसिन। अभी डैल्वेंसिन क्या है ना, ये एक एंटीबायोटिक है, और इससे इन्होंने लॉन्च किया यूएस मार्केट में। तो क्या होता है ना, स्किन डिजीज होता है बहुत सारा बैक्टीरिया के कारण, तो ये डैल्वेंसिन है ना, इट इज ऑल्सो अ इंजेक्टेबल, ठीक है। ये एक वैल्यू प्रोडक्ट है इनके लिए, मतलब ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और इन्होंने इसको लॉन्च करा है फरवरी में, इसी साल फरवरी में। चूंकि ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते होगे कि इनका जो इबिटा है, ठीक है ना, एडजस्टेड इबिटा आप देखो यहां पे, सो इट इज 30% फॉर Q4 FY26, और Q3 में ये था क्या 26%। सो मैनेजमेंट ने बताया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसके कारण है। प्लस मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि चूंकि ये अभी लॉन्च हुआ है और इसका बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है यूएस मार्केट में, तो आने वाले फाइनेंशियल 27 में इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा इन ड्राइविंग द रेवेन्यू एज वेल एज पैट, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इसमें, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है कि इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सेनेक्सी। अभी सेनेक्सी क्या है ना, सेनेक्सी एक इनका यूरोप में सब्सिडरी है। अभी क्या हुआ ना कि 2021 के आसपास, ठीक है ना, 2021 या 2022 के आसपास इन्होंने इसका एक्विजिशन किया था। ये एक्चुअली एक फ्रेंच कंपनी है, और सेनेक्सी में जो पूरा का पूरा काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही होता है, उसमें कोई जेनरिक काम नहीं होता है। तो ये कंपनी एबिटा निगेटिव चल रही थी पिछले 2-3 साल से, और कंपनी ने अप्रॉक्स 1100 करोड़ का एक्विजिशन कॉस्ट था। तो उसी कारण देखो, मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी तो आपको बताया कि स्टॉक में 80% का फॉल हुआ है ATH के कारण। तो क्या हुआ ना, जो सब्सिडरी में इन्होंने एक्विजिशन किया, और चूंकि इबिटा में प्रेशर आ रहा था, इबिटा उनका निगेटिव था, तो ओवरऑल ग्लैंड फार्मा का भी कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो इनका रिटर्न्स थे वो खराब हो रहे थे, ठीक है। अभी सेनेक्सी ने भी इबिटा पॉजिटिव हो गया, और मैनेजमेंट ने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बाय फाइनेंशियल ईयर 27, जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 3 to 7% तक इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का भी बहुत ध्यान है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। इसका रीजन कंपनी ने बताया ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो 6 महीने 1 साल के लिए नहीं होता है, उसमें जो टेन्योर होता है वो लंबा होता है। प्लस आप समझो, टेन्योर चूंकि लंबा है, और ये मेनली काम कहां पे कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, तो यहां पे इनको मार्जिन भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो कंपनी का अभी बहुत अच्छा खासा फोकस CDMO पे है। प्लस कंपनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो कंपनी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले फाइनेंशियल्स में उसके कारण भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। जो चौथा चीज है ना, वो है इनका GLP-1 का आपने नाम सुना होगा। अभी GLP-1 क्या होता है ना, तो GLP-1 आप समझो एक तरीके का हार्मोन होता है, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा कि GLP-1 से करते ये लोग क्या है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे आजकल जो सेलिब्रिटी है वो लोग मोटे थे, अब भी पतले हो गए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है ना, वो सारे के सारे लोग इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये इंसुलिन, ये तो था इंसुलिन के लिए, लेकिन अभी इसे लोग यूज कर रहे हैं अपना मोटापा, ओबेसिटी कम करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ ना कि कंपनी ने मिलियंस ऑफ कार्ट्रिजेस बना के रेडी किए हुए हैं। इनका कहना है कि हमने अप्रॉक्स 14 मिलियन, ठीक है, कार्ट्रिजेस रेडी किए हुए हैं, और हमारे पास यूएस मार्केट में अप्रॉक्स 7 to 8 जो इन लोग वेंडर्स हैं उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और 6 से 7 से बात चल रही है। अभी जब इनसे पूछा गया कॉन कॉल में कि सर ऐसा है कि आप जो गाइडेंस देख रहे हो उसमें क्या ये इंक्लूडेड है GLP-1 वाला, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। बिकॉज उसमें क्या होता है ना, मैनेजमेंट ने बताया कि जिन वेंडर्स ने हमारे साथ इस अग्रीमेंट को किया है, तो उन्हें भी अप्रूवल लेना पड़ता है कंसर्न अथॉरिटी से, ठीक है ना। और अथॉरिटी से अप्रूवल आने के बाद ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा।
तो दो उन्होंने इस गाइडेंस में जो 13% का एनुअल रेवेन्यू का गाइडेंस है उसमें GLP-1 को कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने होपफुली बताया कि इसमें से एटलीस्ट 4 to 5 तो आएगा ही। तो आप समझो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है 13% का फॉर फाइनेंशियल 27 वो बहुत कंजर्वेटिव साइड पे है। क्यों? क्योंकि GLP-1 का ऑलरेडी 7 लोगों से इन्होंने साइन करके रखा हुआ है, 6-7 से और बात चल रही है। इसका अगर 30-40% भी कन्वर्जन होता है सो देयर विल बी अ बिग स्पॉट। ओके, सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ये कंपनी है ग्लैंड फार्मा में नजर रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आई विल यूज द डेली चार्ट टू इंटरेट बिकॉज मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है ना। और जो इनका फाइनेंशियल ईयर 29 का प्रोजेक्शन है कि ये जो अपना ग्रोथ है, मतलब टॉप लाइन या ग्रोथ, उसको 20% करेंगे, अभी है 13% के अप्रॉक्स। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि 70 to 80% का रेवेन्यू ग्रोथ आएगा और उसके बाद से अगर उस पर ऑपरेटिंग लेवरेज लगता है तो पैट वुड बी X टाइम्स ऑफ द करेंट पैट, ठीक है। इसलिए मैं इस स्टॉक में धीरे धीरे करके पैसा लगाने वाला हूं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो और अगर आप रियली स्टॉक मार्केट के लिए इंथुसियास्टिक हो एंड इफ यू वांट टू लर्न द डाउ थ्योरी अलोंग विथ हाउ टू रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द फाइनेंशियल, ठीक है ना। मैंने आपको कोई बहुत फंडामेंटल नहीं बताया, मैंने आपको ऐसे मैंने स्टोरी टेलिंग के वे में समझाने की कोशिश करी और कौन में हमें क्या देखना है। तो you can contact me on the Twitter, you can DM me, or if you're watching this on the YouTube, there is a number which I mentioned there in the description. Just, write a text, I will reply to it. Okay, bye.